ब्याज पर बजट में मिल सकता है तोहफा। टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़कर हो सकती है 3 से 3.5 लाख। आवास एक्सक्लूसिव। ये बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बनकर रहेगा। शुरू हुआ संसद सत्र, कल पेश होगा भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार ने दिए नरमी के संकेत। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी हो सकती है पेश। बजट सत्र शुरू होते ही अन्ना हजारे उतरे आंदोलन पर। जमीन अधिग्रहण बिल का कर रहे हैं विरोध। दूसरी ओर राहुल गांधी चले गए छुट्टी पर, अपनी पार्टी के लोगों से खफा। बिजली से चलने वाली गाड़ी बजट के बाद हो सकती है सस्ती। एक्साइज ड्यूटी में बड़ी छूट की उम्मीद है। देखिए आवाज की एक्सक्लूसिव खबर आगे। कोल ब्लॉक नीलामी का पहला चरण रहा सुपरहिट। 1 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। दूसरा चरण 25 फरवरी से शुरू होगा। मजबूत शुरुआत के बाद आखिरी 1 घंटे में बाजार में देखी भारी बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% टूटे। और ऑस्कर अवार्ड का ऐलान। फिल्म बर्डमैन को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर समेत मिले 4 अवार्ड। जूलियन मोर और एडी रेडमेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए मिला ऑस्कर। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन दत्ता। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप हेडलाइन। जल्द सुलझेंगे टैक्स विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई स्पेशल बेंच। हमारे खास बजट कवरेज में आज देखिए सब्सिडी कंट्रोल करने के लिए क्या है सरकार की मस्ट डू लिस्ट। सुनिए जाने माने आर्थिक पत्रकार टीसीए राघवन के उपायों को आगे। सरकार ने दी बैंकों को सख्त चेतावनी। पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को तंग ना करें। खास बजट कवरेज में बात करेंगे किसानों की भी, जानेंगे किसानों की बजट से क्या है उम्मीदें। जल्द ही फोन पर बात करना हो सकता है सस्ता। ट्राई ने इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज में की कटौती। और जल्द ही ट्रेन में उठा सकेंगे गर्मा गर्म डोमिनोज पिज्जा का लुत्फ। ट्रेन में पिज्जा डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी ने किया करार। सबसे पहले शुरू करते हैं उस खबर से जिसका आपकी जेब से सीधा वास्ता है। महंगाई से त्रस्त नौकरी पेशा वर्ग की जेब में सरकार इस बजट में पैसा डाल सकती है। घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में होम लोन पर ब्याज में छूट की सीमा बढ़ा सकते हैं। अब तक होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए की छूट मिलती थी। बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख या 3.5 लाख किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, हाउसिंग फॉर ऑल को सरकार इस बजट में काफी अहमियत दे रही है। किस तरह के ऐलान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल को सरकार अहमियत दे रही है। इसी अहमियत की वजह यह है कि सरकार हो सकता है कि बजट में कुछ टैक्स छूट का भी ऐलान करे। टैक्स छूट में ऐलान में जो सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है वो ये कि अभी हम होम लोन जो लेते हैं उस पर जो ब्याज चुकाते हैं, उस ब्याज पर 2 लाख रुपए तक अगर ब्याज चुकाते हैं तो वो इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है। अब सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती है और ये सीमा बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जा सकता है या फिर 3.5 लाख किया जा सकता है। काफी हद तक संभावना है कि इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा, यानी 3 लाख तक के ब्याज पर आपको होम लोन नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे फायदा यह होगा कि लोग होम लोन लेने के लिए ज्यादा आकर्षित होंगे और लोगों के पास ज्यादा लोगों के पास घर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का भी ऐलान किया जाएगा, जिसको कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी भी दी थी, सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत 2022 तक हर किसी के पास घर होगा और घर गरीबों को मिल सके इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, स्टाम्प ड्यूटी में कुछ छूट दी जा सकती है। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत हाउसिंग को बनाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी चीजें हैं कि पैसे की कहां से व्यवस्था की जाएगी, इन सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि फाइनेंस की दिक्कत ना हो। एलआईसी के अलावा दूसरी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये तमाम उपाय हैं जिसके जरिए घर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और खासतौर से पहले चरण में ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में इसको लागू किया जाएगा, धीरे धीरे से ग्रामीण इलाकों में बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए ये बजट काफी अहम साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, हाउसिंग सेक्टर के लिए यहाँ बड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। बने रहिए लक्ष्मण हमारे साथ। इसी बीच बात कर लेते हैं कि संसद के बजट सत्र की
जो आज शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हुई। सरकार ने संसद के पटल पर 6 अध्यादेश रखे। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद संसद स्थगित भी हो गई। 2 चरणों में चलने वाला बजट का सत्र का पहला चरण 20 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सत्र के दौरान सहयोग की अपील की। बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास बजट में झलकता है और मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बन के रहेगा। और बजट सत्र में सबसे ज्यादा विवाद है जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। हालांकि राष्ट्रपति ने बजट सत्र के अभिभाषण में भरोसा दिलाया है कि भूमि अधिग्रहण कानून में इससे प्रभावित लोगों और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। My government attaches paramount importance to safeguard the interests of farmers and families affected by land acquisition, while taking utmost care to protect the interests of farmers, including their compensation entitlements. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act has been suitably refined to minimize certain procedural difficulties in acquisition of land, inevitably required for critical public projects of infrastructure and for creation of basic amenities like rural housing, schools, hospitals, particularly in remote areas. और संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी सरकार जमीन अधिग्रहण बिल पर घिरती नजर आ रही है। सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अन्ना हजारे भी मैदान में कूद गए हैं। अन्ना ने आज से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में जंतर मंतर पर 2 दिन का अनशन शुरू कर दिया है। अन्ना का कहना है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी है और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। 22 किसान संगठन और मेघा पाटकर जैसे एक्टिविस्ट अन्ना के अनशन का समर्थन कर रहे हैं। इस अनशन में कांग्रेस भी शामिल होना चाहती है, लेकिन अन्ना किसी भी राजनीतिक दल के साथ मंच साझा करने के पक्ष में नहीं है। प्रश्न ये है कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी और आपकी सरकार विरोध में थी, दोनों ने मिलकर 2013 का जो कानून बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया था। अभी आपकी सरकार बहुमत से आ गई और अचानक से आपने ये अध्यादेश निकाला, क्या जरूरत थी? तो जमीन अधिग्रहण बिल पर सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। ऐसे में सरकार की क्या होगी रणनीति, इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, इस आंदोलन और विरोध के बावजूद सरकार कल इस बिल को लोकसभा में पेश करने का फैसला कर रही है। क्या इसमें किसी तरह की फेरबदल या वाटरिंग डाउन की संभावना है? जी बिल्कुल, इसकी संभावना काफी ज्यादा दिख रही है। मैंने दिन भर कई अधिकारियों से बात की, कुछ मंत्रियों से बात की, जो मुझे संकेत मिल पा रहे हैं कि सरकार इसमें फेरबदल का लगभग मन बना चुकी है। अब फेरबदल क्या किया जाएगा, इसको अब तय किया जाना है। पहली बात, फेरबदल क्यों किया जाएगा, तो चूंकि जिस तरह से अन्ना आंदोलन यहाँ पे हुआ, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आकर मिले, तो एक राजनीतिक विरोध तेज होता दिख रहा है। कांग्रेस से समर्थन की जरूरत है अगर सरकार इस बिल को पारित करना चाहती है। कांग्रेस भी तब तक समर्थन नहीं देगी जब तक इसमें जो बिल है उसमें कुछ फेरबदल ना किया जाए। सरकार को साल के अंत तक चुनाव में भी उतरना है बिहार जैसे राज्यों में, तो वहां भी सरकार के ऊपर एक राजनीतिक दबाव है। तो सरकार नहीं चाहे किसान विरोधी दिखना, इस वजह से सरकार उसमें फेरबदल करेगी। फेरबदल की सबसे ज्यादा संभावना वो है कि जो किसान से सहमति की शर्त वाले प्रावधान है उसमें सरकार फेरबदल कर सकती है और कुछ प्रोजेक्ट में ये शर्त जोड़ सकती है किसानों की सहमति लेना जरूरी होगा। 70% किसान भूमि मालिकों की सहमति लेना जरूरी होगा। तो काफी हद तक संभावना है कि इसमें सरकार फेरबदल की बात करे, लेकिन संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को पेश करने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद जब अंतिम बिल पारित करने
के लिए रखा जाएगा, तब उसमें संशोधित बिल रखा जा सकता है और काफी हद तक संभावना है कि बजट के बाद इस बिल को पारित किया जा संसद से। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए और ये खबर शेयर करने के लिए। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आम बजट और रेल बजट के दौरान संसद में मौजूद नहीं रहेंगे। राहुल ने पार्टी अध्यक्ष और अपनी मां सोनिया गांधी से कुछ हफ्तों की छुट्टी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ताजा राजनीतिक घटना और पार्टी के काम करने के सिस्टम पर सोचने के लिए कुछ और समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल को ये छुट्टी मिल गई है। और सरकार इस बार आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को एक्साइज ड्यूटी में बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से सरकार वैट में छूट दे तो बेहतर है। सरकार इस बार बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को एक्साइज ड्यूटी में बड़ी छूट दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाली मौजूदा 6% एक्साइज ड्यूटी को 0% कर सकती है, ताकि बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो सकें। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती का बोझ कंपनियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक्साइज ड्यूटी 0 होने के बाद मॉड वैट का फायदा नहीं मिलेगा। ये डिसीजन कार के लिए ठीक है अगर 4% एक्साइज ड्यूटी कम कर दो, क्योंकि उनका ऑलरेडी मॉडरेट और एक्साइज ड्यूटी इस तरह से बैलेंस्ड है कि उनका एक्सेस नहीं है, उनका शॉर्टफॉल चल रहा है, तो उनका कस्टमर को प्राइस रिडक्शन हो जाएगा। हमारे केस में क्योंकि हम 6% पे हैं ऑलरेडी और एक्साइज ड्यूटी इनपुट 6% से ज्यादा लगती है, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। इंडस्ट्री का कहना है कि 2013 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के ऐलान के 1 साल बाद भी अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। प्लान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला वैट पूरे देश में खत्म कर देना चाहिए। साथ ही सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों से रोड टैक्स खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा विदेश से ली गई तकनीक पर इम्पोर्ट ड्यूटी में मिलने वाली छूट अगले 3 साल तक जारी रखने का ऐलान होना चाहिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रोल आउट के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने का इंतजाम भी करे। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार अगर बजट में इन कदमों पर अमल करती है, तभी 2020 तक सड़कों पर 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का आना संभव हो सकता है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और आगे बताएंगे बजट के पहले बाजार क्यों दिख रही है घबराहट। और कोल नीलामी के पहले चरण से सरकार हुई मालामाल, पूरी खबर देखिए। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। बजट हफ्ते के पहले दिन बाजार ने कमजोर शुरुआत की। हालांकि आज बाजार खुले बढ़त के साथ, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में भारी बिकवाली हावी हो गई। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% तक टूट गए। बाजार पर दबाव बनाने का काम आज किया प्राइवेट और सरकारी बैंकों ने। एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे दिग्गजों में गिरावट देखी गई। आरआईएल, आईटीसी, एचडीएफसी जैसे हैवीवेट्स ने भी आज बाजार को नीचे खींचने का काम किया। और कोल ब्लॉक नीलामी के पहले चरण की सफलता के बाद सरकार 25 फरवरी से दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इसमें 21 नॉन ऑपरेशनल कोल ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। पहले चरण की नीलामी से राज्य सरकारों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। इस राशि में राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी भी शामिल है। कोल ई ऑक्शन के पहले चरण के कामयाब होने के बाद अब दूसरे चरण की नीलामी की शुरुआत 25 फरवरी से होगी। इस चरण में 21 ऐसे कोल ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी जो उत्पादन के लिए तैयार हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 21 ब्लॉक्स के लिए 131 टेक्निकल बिड सरकार को मिली हैं। इस नीलामी में सीमेंट, आयरन और पावर सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें बाल्को, सेसा स्टरलाइट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पावर, एसआर पावर और जयप्रकाश एसोसिएट्स शामिल हैं। सरकार के मुताबिक 25 फरवरी से शुरू होने वाली कोल ई ऑक्शन की दूसरे चरण की प्रक्रिया को भी अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। लेकिन जानकारों की माने तो दूसरे चरण के तहत नीलाम किए जाने वाले 21 कोल ब्लॉक्स पर एग्रेसिव बिडिंग की संभावना कम है, क्योंकि ये सभी कोल ब्लॉक्स नॉन ऑपरेशनल है और इनमें से ज्यादातर पर एनवायरमेंट क्लियरेंसेज समेत दूसरी क्लियरेंसेज लेना बाकी है। पहले चरण में 10 दिन चली नीलामी में सरकार को उम्मीद से बेहतर रिस्पांस मिला है। साथ ही पावर सेक्टर में रिवर्स बिडिंग का फॉर्मूला भी सफल रहा है। जानकारों के मुताबिक रिवर्स बिडिंग में 100 रुपए प्रति टन पर बिजली के दाम 6 पैसे तक कम होंगे।
इतना ही नहीं, पावर सेक्टर के लिए रिजर्व ब्लॉक्स पर कंपनियों ने ₹0 पर भी बोली लगाई थी। यानी कंपनियां फ्यूल कॉस्ट के साथ कंज्यूमर को सस्ती बिजली देने के लिए भी राजी हैं। 25 फरवरी से दूसरे चरण की नीलामी से भी सरकार को इसी तरह के रिस्पांस की उम्मीद है। साथ ही सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च तक नीलामी की प्रक्रिया खत्म कर दी जाए। दीपाली नंदा, दिल्ली। ब्रेक के बाद दिखाएंगे CNBC आवाज की खास सीरीज मस्ट डू लिस्ट। साथ में सब्सिडी कंट्रोल के लिए क्या है जाने माने आर्थिक पत्रकार TCA राघवन के उपाय, ये भी देखिए ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के बजट में सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि निवेश बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है। सरकार की कमाई घट रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वित्तीय घाटा और सब्सिडी को कंट्रोल में करने का चैलेंज बहुत बड़ा होगा। CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया ने जाने माने आर्थिक पत्रकार TCA राघवन से उन उपायों की चर्चा की है जो सरकार के लिए मस्ट है। फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा नंबर है जिस पर हम लगातार बहस करते हैं कि ये रेड लाइन, ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बाजार, इंडस्ट्री, सरकार, निवेशक सबसे ज्यादा इसी नंबर को रेफर करते रहते हैं। दूसरा मुद्दा है सब्सिडी का। बड़ी चर्चा हो रही है कि DBT के जरिए हमको जब सब्सिडी देने का काम इस देश में हम देखेंगे तो पता लगेगा कि लीकेज रुक गया, जिससे कि पैसे बच जाएंगे। लेकिन सब्सिडी गरीबों को देने का मूल सिद्धांत जारी रहेगा, ये एक बात है और इस पर भी बहुत तरह के लोग अलग अलग राय रखते हैं। इस मुद्दे को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक बातें हैं, लेकिन ये आप और हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। TCA श्रीनिवास राघवन हमको इस मुद्दे पर समझाएंगे कि वो क्या राय रखते हैं। क्या फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, जैसा किसी वक्त चिदम्बरम साहब भी कहते थे कि ये फिस्कल फंडामेंटलिज्म नहीं होना चाहिए, ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर, मेरे राय में तो ये नंबर जो है ये एक ऑब्सेशन बन गया है लोगों के दिमाग पे। जब से आज से करीब 30-35 साल पहले जब पहली लैटिन अमेरिकन क्राइसिस हुई थी, सो वहां पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो अमेरिकन बैंक्स ने पैसा दिया था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को, वो पैसा वापस नहीं आ रहा था। उसकी वजह थी, जो भी 3-4 वजह थी। तो उस समय वो जो बोरोइंग्स थी वो सॉवरिन बोरोइंग्स थी, गवर्नमेंट्स ने बोरो कर रखी थी। तो उस समय IMF ने एक छोटा सा अपना एक नियम सा बना दिया, नॉट एन ऑफिशियल रूल, एक मतलब नॉर्म सा बन गया कि फिस्कल डेफिसिट 3-3.5% के ऊपर नहीं होना चाहिए। सरकार का वित्तीय घाटा जो है वो 3-3.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पे किसी ने रिसर्च नहीं की है कि ब्रदर ये 3-3.5% आया कहां से, किसने बोला 3-3.5% की एक सैंक्टिटी है। ये इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई है। सबने मान लिया, चलो IMF ने कह दिया तो मान लिया कि 3-3.5% होनी चाहिए। ये एक तरह से ये वही बात हो जाती है कि आप कहते हैं कि अच्छा हिंदू या अच्छा क्रिश्चियन या अच्छा मुसलमान वही है जो हिंदू जो है वो दिन में या 2 बारी टेम्पल जाता है, या क्रिश्चियन जो शाम को मास अटेंड करता है, या मुसलमान है जो 5 बारी नमाज पढ़ता है। मतलब ये आर्बिट्ररी नंबर है। मैं 1 बारी नमाज पढ़ूं या 5 बारी पढ़ूं, मेरी श्रद्धा पे मेरे नमाज पढ़ने का कोई असर नहीं होना चाहिए। तो सेम वे द हिंदूज, क्रिश्चियंस, व्हाटएवर। नाउ दिस 3.5% और 3% ये एक बन गया है कि ये होने से आप अच्छे हैं, ये नहीं होने से आप बुरे हैं। तो ऐसे में क्या ग्लोबल मार्केट्स में जी, तो ऐसे में क्या आप वित्त मंत्री अरुण जेटली को ये कहेंगे कि फिजूल खर्ची को जरूर रोकिए, लेकिन फिस्कल डेफिसिट के नंबर को लेकर के ऑब्सेस्ड मत होइए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आज और अभी और इसी बजट में बड़ा काम करिए? बिल्कुल, देखिए आप पिछले 20 साल देख लीजिए, 91 से लेके पिछले 24 साल देख लीजिए, 91 से लेके आपका फिस्कल डेफिसिट कभी 3.5% गया नहीं है। और आप बीच में एक पीरियड था 10 साल का जब इन स्पाइट ऑफ अ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट यू वर डूइंग वेरी वेल। फिस्कल डेफिसिट हैज टू बी रिलेटेड, आप जो कह रहे हैं कि वो डेफिसिट जो है, जो ज्यादा आप बोरो कर रहे हैं, उसको आप किस चीज में उसका आप प्रयोग कर रहे हैं। फिजूल खर्ची में कर रहे हैं तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आप करें
तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो 3%, 4%, 5% नंबर्स हैं, दीज बिकम इम्पोर्टेंट इफ आपकी जो फॉरेन डेट जो है, अपने बाहर के बैंकों से अगर पैसा लिया हो तो तब हाँ, बहुत सारा लिया हो सरकार ने तो 3-3.5% इट मेक सम सेंस, क्योंकि वापस भी देना होता है पैसा। पर आप इंडियन से ही ले रहे हैं, इंडियन बैंक से ले रहे हैं, वो बैंक आप ही के हैं, पब्लिक सेक्टर भी आप ही का है, आप उन्हीं से ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ 3.5% हम करें? तो ये सब लोग आके IMF वाले मॉडल को अंधाधुंध फॉलो करने की गलती बहुत समय से हम करते रहे हैं, अब नहीं करनी चाहिए। दूसरा मुद्दा सब्सिडी का है। वित्त मंत्रियों को वित्त मंत्रियों को लगता है ना कि शाबाशी मिल जाएगी। बिल्कुल, दैट्स ऑल इट इज। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा सब्सिडी का, इसके बारे में भी एक प्रकार का ऑब्सेशन है। एक प्रकार के जो स्टेक होल्डर हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर यूरिया प्राइस डिकंट्रोल आप नहीं करते, किरासन को पीडीएस से बाहर नहीं निकालते, या इस प्रकार की जो दूसरी सब्सिडीज हैं उनको भी आप दुरुस्त नहीं करते, एलपीजी सिलेंडर जो सब्सिडी के मिलने वाले हैं उसका नंबर कम नहीं करते, तो हमको अच्छा सिग्नल नहीं मिलेगा जेटली जी के इस बजट से। लेकिन अब जो नैरेटिव चल रहा है पॉलिटिकल, उसको देखते हुए इसमें तो हाथ लगाएंगे नहीं, जबकि सब्सिडी रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है, डीबीटी के बावजूद जरूरत है। इस पर आप जरा समझाइए हमको। देखिए, सब्सिडीज का मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूं, सब्सिडीज का बड़ा एक सिंपल इशू है कि अगर इट गोज विदाउट सेइंग कि सब्सिडीज की टारगेटिंग ठीक होनी चाहिए। मुझे और आपको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, वी आर एबल टू पे फॉर आवर कॉस्ट्स। सब्सिडी गरीब को मिलनी चाहिए, पर सब लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप प्रॉपर फुल 100% या 90%, इवन 80% प्रॉपर टारगेटिंग करेंगे डीबीटी के थ्रू, जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपकी सब्सिडी एक्चुअली बढ़ जाएगी, क्योंकि गरीब बहुत हैं। और इफ यू आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम, अभी तो आप सबको कवर नहीं कर रहे ना, इसीलिए सब्सिडी बिल आपकी कम है। कल को आप सबको अगर करने लगे तो आपकी सब्सिडी बिल तो बढ़ेगी ना, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये जो कंफ्यूजन है दैट टारगेटिंग विल रिड्यूस द सब्सिडी बिल, दिस इज नॉनसेंस। व्हाट विल रिड्यूस द सब्सिडी बिल इज कि आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो ठीक होनी चाहिए। और आप देखिए, अगर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी मिडिल, आप एलपीजी गैस ले लीजिए, अगर हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए प्राइसिंग, गैस प्राइसिंग मार्केट प्राइसेस पे आ जाती है, तो सब्सिडी एलिमेंट फॉर दोज हु आर गेटिंग ए सब्सिडी, एक तो वो बढ़ेगी और बेटर टारगेटिंग से नंबर्स बढ़ेंगे, तो ओवरऑल सब्सिडी बिल जो सरकार का है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और ये चीज अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद या 5 साल बाद लोग बोलेंगे अरे इससे फायदा ही नहीं हुआ कोई। क्या ये सुझाव हजम करने लायक है कि, क्योंकि गरीब कितने हैं इस देश में, इस पर भी बड़ी डिबेट चलते रहती है, तो हम ये कहें कि साहब 20% लोग इस देश में जो अत्यंत गरीब हैं उनको हर महीने 1000 रुपए का कैश आप दे दीजिए, तो करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए आप वास्तविक जरूरतमंद गरीबों को दे रहे होंगे कैश, और सारी सब्सिडी बंद कर दीजिए। क्या ये सब्सिडी रिफॉर्म सरकार के इमीडिएट एजेंडा में या रडार में है भी? नो, इसको करने में टाइम लगेगा। 1000 रुपए आप बेशक दे दीजिए। एक बार मुझे याद है, करीब 12-13 साल पहले जब अरुण शौरी मिनिस्टर हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने एक या प्लानिंग कमीशन में जब थे, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उस समय उनको करीब 42,000 करोड़ दैट वाज बीइंग गिवन टू दो स्टेट्स। उन्होंने कहा ये पैसा लेके सबको, एवरी फैमिली गिव देम 20,000 रुपीज अ मंथ, फिर भी वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यू नो, यू आर राइट, लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए, पर ये ना भूलें कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ऑल्दो एट अ रिड्यूसिंग रेट। द नंबर ऑफ पुअर इज वेरी वेरी बिग, मतलब डिजर्विंग पुअर जिनको कहते हैं। और आप कह रहे हैं 1000 रुपए महीने आप दे दीजिए, पर वो 1000 रुपए महीने में करेगा क्या उसको रख के? कम से कम जीवित रहने के लिए 4 लोगों के एक फैमिली में कम से कम 5-6 हजार रुपए चाहिए होते हैं जी। और इतनी बेरोजगारी वगैरह है, तो आई डोंट नो, आई मीन फ्रैंकली ये सब्सिडीज का इशू इंडिया में प्रॉपरली लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया है, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। बिल्कुल, तो और पता नहीं हाँ कि बिल्कुल, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के कारण है इसके पीछे या इलेक्टोरल कारण है, ये एक बड़ी डिबेट का विषय है। लेकिन इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और जल्द ही फोन पर बात करना कैसे हो सकता है सस्ता, पूरी खबर देखिए आगे।
और इसके बाद एक और लजीज खबर, और वो ये कि आपको ट्रेन में भी अब मिल सकेगी पिज्जा की डिलीवरी। ये भी देखिए ब्रेक के बाद। जल्द ही कॉल दरें सस्ती होने वाली हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने इंटर कनेक्शन यूजेज चार्ज यानी IUC में कटौती कर दी है, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल रेट घटाना मुमकिन है। इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉल करने पर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दिया जाने वाला चार्ज होता है। TRAI ने लैंडलाइन और मोबाइल दोनों सर्विसेज के लिए IUC में कटौती की है। लैंडलाइन से किए जाने वाले कॉल के लिए चार्ज 20 पैसे प्रति कॉल था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सों से जुड़े मामलों की सुनवाई को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इसके लिए कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी करीब 65,000 पेंडिंग मामले हैं, जिनमें से 11,000 मामले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सों से संबंधित हैं। इन मामलों का निपटारा तेजी से करने के लिए कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन किया है। ये बेंच 9 मार्च से टैक्स से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। और आप ट्रेन में डोमिनोज पिज्जा का लुत्फ भी उठा सकेंगे। IRCTC ने अपनी कैटरिंग सर्विस के तहत यात्रियों को मनपसंद खाना उपलब्ध कराने के सिलसिले में ट्रेन में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ समझौता किया है। ये समझौता अभी ट्रायल बेसिस पर किया गया है और शुरुआत में डोमिनोज पिज्जा देश के 12 रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे। ये स्टेशन है आगरा कैंट, अलवर, जयपुर, अंबाला, जालंधर कैंट, मथुरा, मुजफ्फरनगर, नई दिल्ली, पठानकोट कैंट, वापी, भरूच और वडोदरा। फिलहाल कैटरिंग सर्विस 120 ट्रेनों में दी जा रही है और IRCTC इसके विस्तार पर भी विचार कर रही है। अपनी सीट पर बैठे बैठे पिज्जा मंगाने के लिए यात्री ऑनलाइन www.ecatering.co.in पर जाकर ऑर्डर दे सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-1034-139 और 0100-2383-892 या 99 पर फोन कर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद बताएंगे किसानों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या है उम्मीद। ब्रेक के बाद ये भी देखिए कि CNBC आवाज ने बजट से पहले वित्त मंत्री को क्या क्या दिए हैं बिग आइडिया। कृषि सेक्टर के विकास के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। ये सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है, इसलिए बजट में इस सेक्टर की अनदेखी करना मुश्किल होगा। देश का किसान आखिर बजट से क्या चाहता है, इस बारे में बात की हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा ने। दिक्कत आपके सामने क्या है, आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है महंगाई। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सभी चीजों पे महंगाई बढ़ी है और फसल का हमें जो मतलब महंगाई के हिसाब से हमें पूरी कीमत नहीं मिल पाती है। जितना भी मजदूरी बढ़ गई है, खाद बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई है, सब चीजों पे महंगाई बढ़ती जा रही है। खेती की लागत एक बड़ी समस्या बनकर उठ रही है और मार्जिन किसानों का कम होता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की, तो आपका क्या मानना है, जो आपको सुविधाएं खेती के लिए मिल रही है वो पर्याप्त हैं या आप सरकार से कुछ चाहेंगे? बिल्कुल अपर्याप्त है जितनी भी सुविधाएं हैं। पहली बात तो मूलभूत सुविधा जो खेती की वो सिंचाई है, और सिंचाई के हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी नहर बम्बा तो है नहीं यहाँ कोई, बिल्कुल बिजली पे डिपेंड है 100%। और बिजली हमारे यहाँ लगभग 2-3 घंटे की सप्लाई मिलती है, जो किसानों की पूर्ति नहीं हो पाती। जी, ये एक बड़ी समस्या है और जो आपने बताया कि आधारभूत चीजों को लेकर यहाँ पर आपको मदद की जरूरत है। सर, ये इलाका जो है मतलब सीजनल फसलों के अलावा गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, लेकिन लंबे समय से गन्ने की खेती को लेकर यहाँ पर बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। खासतौर से आपके लिहाज से अगर हम बात करें तो कौन सी वो समस्याएं हैं और जिन्हें सरकार को तुरंत दूर करने की जरूरत है, सरकार के दखल की वहां पर जरूरत है? सबसे बड़ी समस्या तो जी पेमेंट की है कि हमारा जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा। और जी रेट की सबसे हो रही है, रेट हमारा 300 रुपये होना चाहिए, आज जो है 300-350 रुपये होना चाहिए, जो आज घटा के भी 40 रुपये और घटा दिए, 230 रुपये आज हमें मिल रहा। वित्त मंत्रालय में जब बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसी वक्त CNBC आवाज ने ये बताने की कोशिश की कि अरुण जेटली का ये बजट गेम चेंजर कैसे बन सकता है। हमने वित्त मंत्री को एक किताब सौंपी जिसमें कई बड़े आइडियाज दिए गए। बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली को इनोवेटिव आइडिया देने के लिए CNBC आवाज ने दिसंबर में शुरू की बिग आइडिया सीरीज। हमारे इस खास पेशकश में बाजार, इकोनॉमी और इंडस्ट्री के दिग्गजों ने कई बोल्ड और दिलचस्प आइडियाज दिए।
इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मनीष चोखानी ने सरकार को पुराने एसेट्स की बिक्री के जरिए आमदनी बढ़ाने का मंत्र दिया। मनीष का मानना है कि सरकार को हर साल 10% एसेट्स मोनेटाइज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ नए एसेट्स बनाना भी जरूरी है। पिछले कुछ सालों में सोने में निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखी है और ये सरकार के सिरदर्द की बड़ी वजह बना हुआ है। लेकिन नीलेश शाह के मुताबिक घरेलू सोने पर बॉन्ड जारी कर ये बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं रामदेव अग्रवाल ने देश में इक्विटी में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर देने की बात कही। उनके मुताबिक दूसरे एसेट क्लास की तरह इक्विटी में निवेश को आसान बनाया जाए ताकि बढ़ती ग्रोथ का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। टीम लीज के चेयरमैन मनीष सभरवाल ने बताया कि सरकार को बजट में सबसे ज्यादा फोकस रोजगार बढ़ाने पर देना होगा, क्योंकि जिस इकोनॉमी में युवा इतनी बड़ी संख्या में हो वहां हर हाथ को काम मिलना बेहद जरूरी है। रोजगार के नए तौर तरीकों को कैसे बढ़ावा मिलना चाहिए, इस पर भी मनीष सभरवाल ने कई अहम सुझाव दिए। जबकि जन्मेजय सिन्हा ने ग्रोथ की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने के लिए अटके प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू करने का आइडिया दिया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोजेक्ट्स अटकने से बैंकिंग के साथ साथ पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। बजट में सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाए, इसका फॉर्मूला बताया आइकन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी ने। उन्होंने बताया कि खेती से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगे, लेकिन इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि एक निश्चित आय के बाद ही टैक्स लगे। CMIE के MD महेश व्यास ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के साथ ही सरकारी संस्थाओं को भरोसेमंद बनाने की वकालत की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ज्यादा स्कीम लाने की बजाय एक या दो बड़ी स्कीम पर ही फोकस करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर की दिक्कतों को देखते हुए निरंजन हीरानंदानी ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की मांग की। निरंजन हीरानंदानी के मुताबिक लंबी अवधि की फंडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना जरूरी है, जबकि रियल एस्टेट एक्सपर्ट प्रणय वकील ने रीट को म्यूचुअल फंड जैसे फायदे मिलने की वकालत की। ब्यूरो रिपोर्ट। आगे आपको बताएंगे बैंकों को सरकार ने क्यों पढ़ाया मानवता का पाठ, और ऑस्कर अवार्ड में किसने मारी बाजी और किसके हाथ रहे खाली, देखिए सब के बाद। पेंशन भोगियों की तरफ से बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने बैंकों को हिदायत दी है कि वो पेंशनर्स को परेशान न करें। सरकार को इस बात की शिकायतें बड़ी तादाद में मिल रही कि पेंशनर्स से बैंक लाइफ सर्टिफिकेट की मांग करते वक्त खुद भी मौजूद रहने पर जोर देते हैं। ऐसा न होने पर उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। अब बैंकों को कहा गया है कि वो इस बारे में नियम का पालन करें और अगर लाइफ सर्टिफिकेट पर मान्य अधिकारी के हस्ताक्षर हों तो पेंशन भोगी से बैंक में मौजूद रहने की मांग न की जाए। और महंगाई कम करने के वादे पर राजस्थान में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने बिजली की दरें 19% बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, स्थायी शुल्क में भी 20 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। आम लोग और उद्योग जगत इससे काफी नाराज हो गया है। इंडस्ट्री का कहना है कि बिजली के दाम बढ़ने से मंदी झेल रहा राज्य के उद्योग का हाल और खराब हो जाएगा। साथ ही सरकार के निवेश लाने के इरादे को भी झटका लगेगा। ये उद्योगों के लिए बहुत ही बड़ा कुटाराघात घातक है। अभी ऑल वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, इंडस्ट्रियां रिवाइव नहीं कर पा रही है, अपने को बचा नहीं पा रही, और बिजली एक मेन रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री चलाने के लिए। ऐसे समय में बिजली की दरों में वृद्धि करना बहुत ही गलत है। आज एक तरफ मंदी के दौर में जहां उद्योग ऑक्सीजन के ऊपर चल रहा है और अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एक संघर्षरत है, वहां बिजली का इतना भारी वृद्धि होना उद्योग के लिए नुकसानदायक है। खास करके जिन उद्योगों का रॉ मटेरियल ही पावर है वो तो बहुत भारी तकलीफ में आ जाएंगे। देश में राजनीतिक हलचल का शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर होता है, उसकी स्टडी करके डॉक्टर मनीषा प्रियम ने कंटेस्टेड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया किताब लिखी है। NUEPA में एजुकेशन पॉलिसी की शिक्षिका डॉक्टर मनीषा प्रियम का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण काफी अहम बन जाता है। इस किताब को मुख्य अतिथि और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में शनिवार को लॉन्च किया गया। इस किताब में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कही गई है कि शिक्षा में जो बदलाव हम देखते हैं या शिक्षा की जिन नीतियों को हम देखते हैं वो वास्तव में कोई तकनीकी एक्सपर्ट्स नहीं केवल बनाते, उनके इम्प्लीमेंटेशन का जो पूरा तरीका होता है वो लोगों के बीच होता है और राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। खास करके शिक्षा को जब हम दूरस्थ इलाकों में ले जाते हैं, गरीबों तक ले जाते हैं, तो हाशिए पर जो दूरस्थ इलाके में जो नागरिक हैं वो शिक्षा के दरवाजों तक कैसे आएं,
वो शिक्षा के पटल में कैसे आए, इन बातों में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम हो जाती है। यानी कि इन शॉर्ट, जब गरीब स्कूल जाएंगे वह तभी संभव होगा जब भारत के राजनीतिक नेता ऐसी मंशा बनाएं, ऐसा पॉलिटिकल कंसेंसस बनाएं कि गरीबों की प्रायोरिटी हो, गरीबों के मुद्दों की प्रायोरिटी हो। और डार्क कॉमेडी फिल्म बर्डमैन को फिल्मों की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान ऑस्कर पुरस्कार मिला है। आज लॉस एंजलिस में 87वां एकेडमी अवार्ड का ऐलान हुआ, जहां बर्डमैन की झोली में बेस्ट फिल्म के अलावा 2 और पुरस्कार आए। बर्डमैन की डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला, साथ ही बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। द थियरी ऑफ एवरीथिंग में जानदार एक्टिंग के लिए एडी रेडमाइने को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। वहीं जूलियन मोर को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। उन्हें ऑस्कर स्टिल एलिस के लिए मिला। जेके सिमंस को विप्लैश के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला। साथ ही बेस्ट फिल्म एडिटिंग का ऑस्कर भी विप्लैश को ही मिला। सिटीजन 4 को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर मिला। द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले, 4 मिले। इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का ऑस्कर मिला। तो आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।